दोस्तों गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ इम्प्लीमेंट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ टेक्निक, उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके हम अभी एक प्रॉब्लम देखेंगे एंड उसके बाद हम डिफरेंट केसेस का शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड of infinite length is passing through a cube of length L। क्यूब का लेंथ कितना है भाई? L है। कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। दिस इज द क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, जो कि पास किया जा रहा है एक क्यूब के वॉल्यूम से जिसका लेंथ L है, और आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए। गिवन इंफॉर्मेशन में है कि चार्ज डेंसिटी जो है रॉड का, चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड इज लैम्डा। चार्ज डेंसिटी, रॉड का जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। आइए इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। दिस इज द क्यूब, having length L, and this is the rod which is uniformly charged, having charge density lambda. It has some velocity, some speed, because as per our question the rod is passing through the given cube. This is the cube and this is the rod having charge density lambda, and this is passing through the given area, volume of this cube. तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे वी नो ऑलरेडी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई भी कह सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट एज पर गॉस लॉ टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्यूब के अंदर चार्ज जो है, चार्ज पहले से तो इनसाइड में इनक्लोज नहीं है, लेकिन एज पर क्वेश्चन ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका जो लैम्डा है, इसका मतलब हुआ कि इस रॉड के अंदर जो चार्ज फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है का मतलब ये हुआ, और इसका लेंथ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है एज पर क्वेश्चन। चार्ज रॉड का लेंथ इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ पे फ्लक्स को देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एज पर क्वेश्चन, एज पर दिस गॉस लॉ का ये जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज्ड बॉडी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस रिलेशन को आप देखकर यह कह सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनक्लोज चार्ज के। का मतलब मोर द चार्ज मोर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स इस रॉड का मैक्सिमम पोर्शन अगर इस क्यूब के वॉल्यूम में अगर हम प्लेस्ड कर दें तो मुझे लगता है कि इस क्यूब में मैक्सिमम चार्ज होगा, और मैक्सिमम चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो इस 4 रॉड को हॉरिजॉन्टली इस क्यूब में आप रखिएगा तो जो भी इनक्लोज चार्ज आपको मिलेगा उससे ज़्यादा कब मिलेगा जब इस रॉड को इस क्यूब में डायगोनली आप प्लेस्ड करोगे। डायगोनली प्लेस्ड करोगे तो इनसाइड क्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, बिकॉज रॉड के पास मैक्सिमम लेंथ होगा अगर हम इस क्यूब के अंदर इसको डायगोनली प्लेस करते हैं तो। दैट मीन्स ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, और मैं इस क्यूब में रॉड को कुछ ऐसे रख रहा हूँ। आप खुद देखिए, जब ऐसे रॉड को आप प्लेस करिएगा तो जो इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस रॉड होगा वो लेंथ में ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर कि अगर इस रॉड को मैं क्यू में ऐसे रखता हूँ। जितना ज़्यादा लेंथ रॉड का इस क्यू में इनक्लोज होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नाउ इस क्यूब का जो साइड है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इज L, और डायगोनल कितना होता है किसी भी क्यूब का जो डायगोनल लेंथ होता है वो कितना होता है भाई, √3 मल्टीप्लाई साइड, और साइड कितना है L है, का मतलब ये जो लेंथ आएगा वो आएगा √3L। आई मीन ये जो लेंथ आएगा यहाँ से यहाँ तक डायगोनल इसका जो होगा वो √3L। अब देखिए क्वेश्चन में साइड दिया हुआ L, आई मीन यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो मैक्सिमम लेंथ है, बिकॉज किसी भी क्यूब का डायगोनल डिस्टेंस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। का मतलब रॉड का भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम है, और रॉड का लेंथ मैक्सिमम है का मतलब इस रॉड में चार्ज फिल है, मतलब चार्ज भी मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्यू इनसाइड कितना होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा गिवन है, और लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू L, और L कितना आया है, L कितना आया है यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, लेंथ वो कितना आया है, दैट इज़ डायगोनल डिस्टेंस, दैट इज √3L। तो यहाँ पे जो इनक्लोज चार्ज होगा वो होगा लेमडा इंटू √3L। Q की वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एज पर गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स अ टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना निकला यहाँ पे इनक्लोज, लेमडा टाइम्स √3L, लेमडा टाइम्स √3L डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। नोट करिए इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। एक क्यूब आपको गिवन है, एक सिलेंडर आपको गिवन है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो R गिवन है, और इस सिलेंडर का जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ वो 2R डिवाइड बाई √3 गिवन है। और इस सिलेंडर के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है विच इज़ Q। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है
कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड surface as per given diagram। आपसे कहा जा रहा है कि ये जो सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और लेंथ 2 टाइम्स आर डिवाइड बाई √3 है, इसमें आपका कर्व सरफेस जो है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए किसी भी सिलेंडर का 3 सरफेस होता है, एक फ्रंट का, एक बैक का और एक कर्व सरफेस। तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों ने लास्ट टेस्ट में देखा था, लेकिन टेस्ट जो आप लोगों ने दिया था उस टेस्ट में ऐसा प्रॉब्लम ज़रूर था, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन था। लाइक फ्रंट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन था और कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पे ना फ्रंट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, ना बैक सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है, ना कर्व का इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन है। कर्व का वैसे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में हम प्रॉब्लम को ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट लेने का, आई मीन ट्रिक अप्लाई करने का क्या मेथड होगा, क्या वे होगा, इस चीज़ को आइए यहाँ पे पहले समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में सर्कुलर रिंग कहिए या डिस्क कहिए, इसके कारण मैंने आपको सपोज करिए इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इस रिंग के सेंटर से एक डिस्टेंट दूर कोई पॉइंट चार्ज गिवन है +q। तो इस +q पॉइंट चार्ज के कारण इस गिवन एरिया जिसका रेडियस r है से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा उसकी फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव की थी। डेरिवेशन भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। डेरिवेशन तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट रिजल्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में इस सिचुएशन में हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्राइव किया था, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इस गिवन रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हुआ था उसका फॉर्मूला हमने देखा था। दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ a small electric flux is nothing but it's a charge divided by 2 epsilon naught 1 minus cos of theta। cos of theta क्यों? इसी को हमने कुछ ऐसे भी समझा था। phi that is electric flux is nothing but it's a q divided by 2 epsilon naught multiply 1 minus बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस दैट इज √x² प्लस r²। लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था और ये रिजल्ट हमने समझा था कि कैसे आया हुआ है। चाहे आप ये कहो चाहे आप ये कहो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये cos थीटा कहाँ से आया, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझाया था और इस cos थीटा का वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की थी और वो कैसे की थी मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए। आइए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे जो रिंग है, रिंग जिसका रेडियस हमने कैपिटल R लिया था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज था और इस पॉइंट चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस x था। आपको मालूम है पॉइंट चार्ज के कारण जो EF फ्लक्स जनरेट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म जनरेट होता है और वो कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ था। हमने कहा था कि इस पोर्शन को आप ध्यान से देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्वेश्चन में x कंसीडर किया था और ये रेडियस ऑफ द रिंग है जो कि कैपिटल R है।
तो यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस x² + r²। और इस थीटा का कॉस हमने फाइंड आउट की थी, cos थीटा = बेस विच इज x डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज x² + r²। ये रिजल्ट हमने फाइंड आउट की थी लास्ट क्लास में इस डायग्राम के कारण, और इसी cos थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था। अब अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा हो तो लास्ट वीडियो को आप लोग प्लीज़ देखिएगा। मैं आज के वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में लास्ट क्लास का जो वीडियो था उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लास्ट क्लास का वीडियो ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ आपको ये रिजल्ट कैसे आया ये नहीं समझ में आएगा। नाउ हमने कहा था कि ये जो रिंग है जिसका रेडियस r है और इस रिंग के कारण जो एरिया इंक्लोज हुआ है, इस एरिया से जो भी EF पास हो रहा होगा उसी EF को हम फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और उसका वैल्यू इस रिजल्ट से हमने फाइंड आउट किया था। हमने ये भी कहा था कि ये जो रिंग है या डिस्क है जिसका रेडियस r है, उसी रेडियस का अगर मैं कोण ले लूँ तो इसका भी सेंटर से ओपनिंग जो है वो जस्ट सिमिलर टू दिस रिंग, एरिया जितना रिंग का था उतना ही एरिया कोण का ओपनिंग का है, और इसका भी रेडियस R है, और इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट चार्ज तक का जो डिस्टेंस है ये भी x ही है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम निकालेंगे वो भी इतना ही होगा, और वो कितना होगा Q/2ε0 1 - cos ऑफ थीटा। और मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग है उसका भी एरिया πr² है, और यहाँ पे जो ओपनिंग है इसका भी एरिया πr² है, और यहाँ भी रेडियस R है πr², और यहाँ भी रेडियस R है और एरिया πr²। तो यहाँ पे ज़रूर डिस्क है और ये ज़रूर कोण है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ भी वही होगा जो कि यहाँ पे होगा, बिकॉज इस पॉइंट चार्ज के कारण जितना EF यहाँ पास होगा उतना ही EF यहाँ पास होगा। भले ही ये बॉडी दूसरा है कोण है, और भले ही ये बॉडी दूसरा है डिस्क है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ EF पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। बट ये जो कोण है ये सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। सॉलिड होने के कारण हॉलो है। सॉलिड नहीं होगा, हॉलो होगा। सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। हॉलो होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ नॉन ज़ीरो होगा, और वो इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे जो एरिया है ओपनिंग πr² एरिया का ओपनिंग, इसमें मटेरियल नहीं है, इसलिए EF जो है यहाँ से एंट्री होगा और इस वाले सरफेस से क्रॉस कर जाएगा। और जब सिर्फ एक बार कट करे EF किसी भी बॉडी को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है, और वो इतना आया। और यहाँ का EF और यहाँ का EF सेम क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा जितना यहाँ पे होगा। फिर लास्ट क्लास में हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर यहाँ पे मैं कोण कंसीडर ना करूँ, मैं अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर कंसीडर करूँ तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, बट कंडीशन है उस हेमिस्फीयर का जो ओपनिंग है वो उतना ही होना चाहिए जितना रिंग का अभी हमने देखा था। I mean, रिंग जो हमने कंसीडर की थी जिसका रेडियस हमने r लिया था, अगर इसी r रेडियस का अगर मैं हेमिस्फीयर कंसीडर करूँ और इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दूँ, तो यहाँ भी EF कुछ ऐसा जनरेट होगा, और यहाँ भी उतना ही EF पास करेगा इस ओपनिंग से जितना इस गिवन कोण से पास कर रहे हैं, और इतना ही उस डिस्क के कारण जो एरिया जनरेट हो रहा था, जो कि वो भी रेडियस r था, उस वहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी होगा सिमिलर Q/2 ε0 1 - cos ऑफ थीटा। नाउ ये जो थीटा है, थीटा
ये क्या है, तो ध्यान से देखिए थीटा क्या है, ये तो हेमिस्फीयर है। इस सेंटर के पॉइंट से पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस x है, और इस EFLS को अगर मैं कंसीडर करूँ तो देखो भाई, दिस इज थीटा और दिस इज x एंड दिस इज रेडियस r एंड दिस इज हाइपोटेनस फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे भी cos थीटा का वैल्यू उतना ही होगा। नाउ यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है दिस इज ऑल्सो हॉलो, बिकॉज हॉलो है तो ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ जनरेट होगा, अदरवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। कब? अगर ये हेमिस्फीयर सॉलिड होगा तो। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस चार्ज को, या पहले हेमिस्फीयर का एग्जांपल देखते हैं। ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, इसको मैं यहाँ से उठा के इस हेमिस्फीयर के सेंटर पे प्लेस कर दूँ, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो देखिए कितना होगा। अगर मैं x डिस्टेंस पे जो चार्ज प्लेस्ड था वहाँ से पॉइंट चार्ज को मैं उठा करके और हेमिस्फीयर के सेंटर पे प्लेस कर दूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? तो आप खुद देखिए, r रेडियस का ये जो रिंग है, इसके कारण जो हेमिस्फीयर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसी रिंग के सेंटर पे मैं अगर पॉइंट चार्ज रख दूं, का मतलब जो पॉइंट चार्ज सेंटर से x डिस्टेंस पे रखा गया था, उस x डिस्टेंस को मैंने ज़ीरो कर दिया। आई मीन यहाँ से चार्ज को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो हो गई। का मतलब क्या हुआ? फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो फ्लक्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने क्या देखा था? Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ x की वैल्यू ज़ीरो हो गई, बिकॉज ये जो चार्ज Q प्लेस थी इस पोजीशन पे, x पोजीशन पे प्लेस थी, अब ये रिंग के सेंटर पे आ गया। का मतलब x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग ज़ीरो, सो 5 हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ अब देखिए मेरा क्या कंसर्न है, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकें। वो कंसर्न ये है, वापस मैं कोण पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने कोण लिया था कुछ इस तरीके से। नाउ इस चार्ज को, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे प्लेस किया गया था, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा था वो उतना ही बन रहा था जितना हेमिस्फीयर के कारण और जितना रिंग के कारण, बशर्ते तीनों ही सिचुएशन में जो ओपनिंग का रेडियस होगा डेट शुड बी सेम, एंड इसके सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अगर चार्ज प्लेस्ड हो तब तीनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर ये कोण सॉलिड हो जाए तो फ्लक्स कितना होगा भाई? ज़ीरो, बिकॉज ये जो EFLS जनरेट हो रहा है ये यहाँ पे भी कट करेगा, ओपनिंग पे भी कट करेगा, बिकॉज सॉलिड का मतलब क्या होता है कि इंटायर द वॉल्यूम में मटेरियल का होना, और इस वजह से ओपनिंग पे भी मटेरियल होगा, और ओपनिंग पे ये जो EFLS है ये एंट्री करेंगे और यहाँ से इस कर्व सरफेस से EFLS आउट हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो इस इंटायर द वॉल्यूम को, इंटायर द सरफेस को, क्लोज सरफेस को ये जो EFLS है 2 टाइम्स कट करेगा, और इस कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से उठा के मैं इस सेंटर पर, इसके ओपनिंग के जो ओपनिंग रिंग है, इस रिंग के सेंटर पर प्लेस कर दूँ, तब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? देखिए, अगर मैं इस रिंग के सेंटर पे पॉइंट चार्ज प्लेस कर दूं और तब आपसे कोई पूछता हो कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जब ये मटेरियल हॉलो ना होकर के ये सॉलिड कोन होगा, तो आंसर है कि उतना ही होगा जितना हॉलो के केस में होता था। डैट मीन्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब कहोगे ऐसा क्यों? बिकॉज ध्यान से देखो, जब ये सॉलिड नहीं था, जब ये हॉलो था कोन, जब ये कोन कैसा था भाई? हॉलो था।
और चार्ज सेंटर से x डिस्टेंस पे प्लेस्ड था, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो नहीं था। तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखा था हमने, यही देखा था, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बट अब तो ये हॉलो है, अब तो ये जीरो होना चाहिए। तो आंसर है नहीं, बिकॉज रिंग के सेंटर पे अगर चार्ज प्लेस्ड है तो सेंटर से तो ई एफ जनरेट हो रहा है, बाहर से तो ई एफ आ नहीं रहा, इंट्री से जनरेट हो रहा। आई मीन यहाँ पे इस सरफेस को, कोन के इस सरफेस को वन टाइम कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, उतना ही होगा जितना यहाँ होगा। क्यों? बिकॉज इस एरिया से जितना ई एफ एंट्री कर रहा है उतना ही ई एफ इस सरफेस से पास कर रहा है। का मतलब इस सरफेस पे उतना ही, इस सरफेस से उतना ही ई एफ पास करेंगे जितना इस एरिया से एंट्री किए थे यहाँ पे। इसलिए दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, चाहे ये बॉडी सॉलिड क्यों ना हो। बट कंडीशन है कि अगर ये कोन सॉलिड है और आप चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ना हो, तो वैसे सिचुएशन में ये जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ये एक्स डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए बल्कि रिंग के सेंटर पर होना चाहिए, और तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिस वन, नॉन जीरो। नाउ इस पर मैं क्या करता हूँ, वापस से यही कोन कंसीडर करता हूँ, लेकिन इस बार कोन को क्या करता हूँ, इस बार मैं क्या करता हूँ, चार्ज को मैं इसके वर्टिसेस पे रख देता हूँ। कहाँ रखता हूँ? वर्टिसेस पे। और इस रिंग का रेडियस अभी भी कैपिटल R है, और इस रिंग के सेंटर से इस वर्टिसेस का डिस्टेंस मैं x ले लेता हूँ। अब बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना यहाँ पे हो रहा था। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे रखो x डिस्टेंस पे या यहाँ पे रखो x डिस्टेंस पे, थिंग इज दैट कि इस गिवन एरिया के कारण कितना EFLS क्रॉस होगा, और वो उतना ही होगा जितना Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा हमने लिया था लास्ट केस में। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम पॉइंट चार्ज को इस कोन के वर्टिसेस पे रखेंगे और वो वर्टिसेस का डिस्टेंस रिंग के सेंटर से अगर x है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक EFLS जो बनेगा, EFLS वो कितना पास करेगा भाई? उतना ही पास करेगा जितना यहाँ पे पास किया था। बिकॉज यहाँ भी रिंग का रेडियस R है और यहाँ भी ओपनिंग रिंग का रेडियस R है, इसलिए यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना ही होगा जितना यहाँ पे। तो तीनों में क्या डिफरेंस देखा? डिफरेंस ये देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज सेंटर से x डिस्टेंस पीछे नहीं है बल्कि वर्टिसेस पे है, तो भी आंसर इतना ही होगा। यहाँ पे पॉइंट चार्ज रिंग के सेंटर से वर्टिसेस पे आगे की तरफ x डिस्टेंस नहीं है बल्कि सेंटर से पीछे की तरफ x डिस्टेंस है, और ये हॉलो है, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा। और यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो कोन है ये हॉलो तो नहीं है, रेदर इट इज सॉलिड, बट जो चार्ज होगा वो रिंग के सेंटर पे होना चाहिए, तब उस केस में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सेम रखेंगे। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी टेक्निक को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये जो सॉल्यूशन, देखिए ये जो सिलेंडर है जिसका लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वो है, ये रेडियस कैपिटल R है और लेंथ है 2R डिवाइड बाई √3, दिस इज द लेंथ L। आपसे कहा जा रहा है कि इस कर्व्ड सरफेस के कारण आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सपोज दिस इज φ2, जो एरिया ये है वही एरिया ये है, यहाँ से जितना फ्लक्स बनेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में एक बात आपने देखा है कि जो चार्ज है, चार्ज इस सिलेंडर के सेंटर पे प्लेस्ड है, पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज से जितना EFLS इस एरिया से निकलेगा उतना ही EFLS इस एरिया से निकलेगा। का मतलब जो फ्लक्स यहाँ बनेगा सेम फ्लक्स यहाँ बनेगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों को φ0 कह दीजिए, बिकॉज दोनों का फ्लक्स सेम ही होगा। अब टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर के कारण कितना होगा? तो टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स वो होगा
0 प्लस फाई 0 प्लस फाई 2। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इनसाइड डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए फाई नॉट क्या हो जाएगा, 2 फाई नॉट 2 फाई नॉट प्लस फाई 2 एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू टोटल इनसाइड चार्ज डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। हमारे को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बट कर्व्ड सरफेस के कारण निकालना है। का मतलब कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या माना है, फाई 2, मीन्स हमें फाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाई इप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ 2 फाई नॉट, यही होगा। अब देखिए हमारे को ये फाई नॉट का वैल्यू चाहिए होगा जो कि इक्वेशन में गिवन नहीं है। यहाँ पे 2 अननोन है और हमारे पास इक्वेशन एक ही है, तो किसी भी हालत में फाई 2 तो हमें निकालना ही है क्वेश्चन में जो कि पूछा जा रहा है, लेकिन फाई नॉट की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रिक हमने अभी सीखा कोन का एग्जाम्पल लेकर के, उसी ट्रिक को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इस डायग्राम को मैं वापस ट्रेस करता हूँ। एक सिलेंडर लिया मैंने और इसके ठीक सेंटर पे पॉइंट चार्ज जो कि प्लेस्ड है क्वेश्चन पे एज पर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट चार्ज से जितना ई एफ एल एस इधर पास होगा उतना ही ई एफ एल एस इधर से पास होगा। तो ध्यान से देखिए अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करूं तो देखो ये कोन की तरह लग रहा है। मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करूं तो देखो ये भी कोन की तरह लग रहा है। नाउ ये जो टोटल लेंथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2r/√3 है। तो मैं इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम x कह सकते हैं उसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। x इज इक्वल टू टोटल लेंथ तो भाई 2r/√3 है, तो हाफ लेंथ उसका हाफ हो जाएगा। तो जब इसको हाफ करिएगा तो यहाँ पे r/√3 मिलेगा। आई मीन 2r डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2 करिएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, r/√3। ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ से यहाँ तक जो रिंग का रेडियस है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r गिवन है। तो आप देखिए इस कोण को सिर्फ आप कंसीडर करिए, सिर्फ इस कोण को कंसीडर करिए। इस कोण में देखिए, इस कोण में दिस इज द राइट ट्रायंगल, दिस एंड दिस इज द राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल में x की वैल्यू हमने देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और ये जो लेंथ है ये क्वेश्चन में r गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, r गिवन है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व के कारण। तो हमें पहले फाई 0 की वैल्यू चाहिए, फाई नॉट की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे फाई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाई नॉट क्या है भाई, इस रिंग से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है उसी को हम फाई नॉट कह रहे हैं। फाई नॉट हम इस लिंक्ड एरिया के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है या इस लिंक्ड एरिया के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है उसको कह रहे हैं। और कोन के केस में ये जो कोन है कोन, इस कोन में ये जो एरिया है एरिया, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव की थी। उस फॉर्मूला को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए, आपको इस रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए फाई नॉट की वैल्यू वो मिल जाएगा। तो फाई नॉट कैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करिए, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करिए। वो कितना आया था, तो आया था Q डिवाइड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हम कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम बट निकाल सकते हैं। क्यों, बिकॉज ये r मालूम है और ये x हमने देखो यहाँ पे निकाल दिया है। दिस इज x और ये r क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करिए ज़रा। tan थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट इट्स अ व्हाट बेटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर r है और बेस कितना हमने निकाला है r/√3। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना आया √3। सो थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई, थीटा इक्वल टू कितना हो गया। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या आया,
√3। तो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा के किस वैल्यू पे tan थीटा √3 होता है? tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1 और tan 60 डिग्री √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू मालूम हो गया तो यहाँ पे cos थीटा आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है भाई? 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आप क्या करिए? सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया भाई? 1 हो गया। का मतलब फाई नॉट की वैल्यू हमारे को मिल गया, कितना मिल गया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और फाई नॉट की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा फाइनली φ2। आइए φ2 की वैल्यू अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। φ2 की वैल्यू कितना हो गया? φ2 इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन को देखिए, Q इनसाइड, जो कि Q इनसाइड Q है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट -2 और फाई नॉट की वैल्यू कितना आया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू कितना आया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2 फाई नॉट था। तो यहाँ पे देखिए 2 फाई नॉट, कुछ मिस्टेक यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं हुआ है? Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट -2 फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट का वैल्यू कितना आया? Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाला था 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 करेक्ट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है 1/2। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नॉट की वैल्यू कितना आ गया? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे फाई नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या है? φ2 इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स फाई नॉट, और फाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। कितना आया है? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या देखा आपने? φ2 का वैल्यू कितना आया? Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/एप्सिलॉन नॉट में से हाफ Q/एप्सिलॉन नॉट जब माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट, φ2 का वैल्यू। दिस इज द आंसर। नोट करिए इसको।